अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण नाज। आप देख रहे हैं समा की खुसूसी नशरियात। इस वक्त जारी है अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात, जिसकी सालिसी कर रहा है पाकिस्तान और कतर। स्विट्ज़रलैंड में इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं और ईरानी मीडिया इस वक्त ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट कर रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में जारी मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो शुरू नहीं हो सका। सदर ट्रंप की धमकियों की वजह से ईरानी वफ्द ने सख्त एहतजाज किया है। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के बाकायदा आगाज़ के साथ ही ईरान को धमकी दी कि अगर उसने लेबनान में अपनी हिमायत याफ्ता गिरोहों को मसाइल पैदा करने से ना रोका तो ईरान को दोबारा निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप को फिर जवाब दिया गया है बाकर कालीबाफ की जानिब से और उन्होंने कहा है कि हम अमरीकियों की धमकियों पर गौर नहीं करते। क्या वो खुद नहीं सोचते कि उनकी धमकियों का असर होता तो आज वो मायूसी के इस मकाम पर न पहुंचते। अमरीकियों को अपने बयानात से मोहतात रहना चाहिए। हमारी मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम अपने अमल से जवाब देते हैं। अरब मीडिया वो भी रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि इनके मुताबिक पहली नशस्त लबनान के मसले पर थी, जबकि दूसरी नशस्त आपनाए हुर्मुज़ और तीसरी ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इस पर आयद पाबंदियों से मुतल्लिक होगी। स्विस शहर जनेवा हमेशा अमन का मरकज़ रहा है। जब वर्ल्ड वॉर 1 में जहरीली गैसेस के इस्तेमाल ने दुनिया को नए और हौलनाक हथियार का चेहरा दिखाया तो 1925 में जनेवा मुआहदा सामने आया था, जिसने जंगों में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ उसूल वाज़े किए थे और फिर आगे चलकर इसी मुआहदे ने इन्हीं कीमियाई और हयातियाती हथियारों पर पाबंदियों की बुनियाद रखी थी, जिसे जनेवा प्रोटोकॉल कहा जाता है। जंगों में इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के उसूल तय करने की बात हो तो यहाँ भी सबसे पहला नाम स्विस शहर जनेवा का ही आता है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अगस्त 1949 में जनेवा के तहत कन्वेंशंस के तहत जंग के दौरान ज़ख्मी फ़ौजियों, जंगी कैदियों और तनाज़ात में घिरे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वाइद और ज़वाबित इससे बड़ा वाज़े किया गया था, जिन्हें आलमी सतह पर आज भी हर कोई आलमी क़वानीन की तरह तस्लीम करता है। 14 अप्रैल 1988 में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अमरीका और सोवियत यूनियन के दरमियान जनेवा मुआहदे की वजह से ही अफ़गानिस्तान से सोवियत अफवाज का इनखला मुमकिन हुआ और सालों से जारी जंग का खात्मा मुमकिन हो सका। अगर अब मैं हालिया तारीख की बात करती हूँ तो फिर ईरान और अमरीका आज से चंद साल पहले भी स्विट्ज़रलैंड में मामला तय करने के लिए ही इकट्ठे हुए थे। 2013 में अमरीका समेत दुनिया की 6 बड़ी ताकतों और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत तेहरान ने IAEA के इंटरनेशनल मुआयनाकारों को अपने जौहरी प्रोग्राम तक रसाई देने पर भी आमादगी का इजहार किया था। फिर यही जनेवा मुआहदा आगे चलकर 2015 में तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान वियना में ईरानी जौहरी डील की बुनियाद बना था। यहाँ एक और दिलचस्प तारीख है, वो भी ज़रा आपके साथ शेयर कर लेते हैं, आपके सामने रख देते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सदर ने ईरान के साथ इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत फ्रांस में करके G7 इजलास के मौके पर सबको सरप्राइज़ किया। दस्तखत का मकाम फ्रांस का 17वीं सदी का तारीख़ी बादशाही महल था और ये वही महल है जहाँ पहली आलमी जंग के बाद 28 जून 1919 में जर्मनी ने शिकस्त कबूल करते हुए अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहाद के साथ अमन मुआहदा किया था और इसे ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के नाम से जाना जाता है। इस वक्त अमेरिका के सदर वुडरो विल्सन थे, जबकि 4 दिन पहले 17 जून को ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे के मुआहदे और ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत में कदर जो है वो मुश्तरक बड़ी लड़ाई का ख़ात्मा जून का महीना और फ्रांस का यही जो वर्साई महल है इसका यही मकाम है। इसी डिस्कशन को हम बढ़ाएंगे आगे। वो जर्नलिस्ट, वो सहाफ़ी जो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड हैं, वो इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दूसरा जो दौर था, जिसका कुछ ही देर में हमारे पास, जब हम इससे पहले डिस्कशन कर रहे थे तो हमारे पास ये इत्तलात आ रही थी कि यहाँ पर जो है वो दूसरा डायलॉग का सीज़न उसका आगाज़ होगा। बट अब कुछ इत्तलात आ रही हैं कि एहतजाज किया है ईरान की जानिब से वहाँ पर और इस वजह से एहतजाज किया गया है, जो आपसे कुछ देर पहले फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया डोनाल्ड
ट्रंप ने, और फिर वहाँ पर अपना वही धमकियाना उनका जो लहजा है, और अब उसी का ही उन्होंने सिलसिला जारी रखा। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, साथ मौजूद हैं ट्रांसमिशन में। शुक्रगुजार हूँ आपकी। डॉक्टर मिन्हास मजीद खान साहिबा माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की, साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। एंड जौहर सलीम साहब साबिक सफारतकार हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। आप तीनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। साजिद साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन क्रूशल भी है और यकीनन इंतहाई संजीदा भी है कि हर लम्हे सिचुएशन बदल रही है। किसी भी वक्त कोई भी नतीजा हमारे सामने आ सकता है। इस वक्त भी यही हुआ कि दूसरा राउंड जिसका आगाज़ होना था, अब डोनाल्ड ट्रंप के उस स्टेटमेंट की वजह से जो उन्होंने धमकी दी ईरान को, तो फिर उसके बाद ईरान ने भी अपना स्टेटमेंट बड़ा क्लियर, बड़ा वाजे कर दिया कि हम आपकी धमकियों में आने वाले नहीं, और इससे पहले भी मुकाबला कर रहे थे, आगे भी मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया, और सब साथियों को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ईरान को अब तक समझ आना चाहिए कि ट्रंप की हर स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट हर घड़ी बदलती है, हर लम्हा बदलती है। इस वक्त माहौल बना हुआ है, ईरान को मेरे नज़दीक फोकस करना चाहिए कि ये जो 14 पॉइंट्स में से कम 13 पॉइंट्स तो बिल्कुल उसकी फेवर में है। और पूरे अमेरिका में जो जी। ट्रंप की मुखालफत है वो बड़ी शिद्दत से इसके ऊपर हो रही है कि ये तो बिल्कुल सरेंडर है। अमेरिका को घुटनों के बल कर दिया है ट्रंप ने ईरान के सामने। तो ये स्पॉइलर सिर्फ मेरे नज़दीक इस पूरी सिचुएशन में इजराइल नहीं है, वो तो रहेगा। लेकिन ये कई दफ़ा ये बयानबाजियां जो हैं ये भी स्पॉइलर का किरदार अदा करती हैं, और ज़्यादा बड़ा स्पॉइलर अदा करती हैं। मैं अभी ज़रा हाँ। चंद मिनट पहले मैं देख रहा था कि अब खबर आई है कि ईरानी वफद जो है दूसरे राउंड के लिए वो अंदर चला गया है। दैट्स ए गुड साइन। मेरे ख्याल में कि जब ये सिलसिला शुरू हो गया तो दोनों साइड्स को चाहिए कि जो बाहर बैठे साजिद हुए लोग हैं वो साहब, सो सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। एक तरफ आप ईरान के लिए तो कह रहे हैं कि ईरान को संजीदा नहीं लेना चाहिए, लेकिन सर अमेरिका के लिए क्या? जब एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, टेबल पर हैं अमेरिका और ईरान, तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे स्टेटमेंट्स देने की क्या जरूरत है सर? मैं अपनी बात को मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, बात यह है कि सबसे, जी। ये मैं एज अ मिलिट्री मैन कर रहा हूँ, सबसे पहले ईरान को इस इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि उसने मिलिटरीली अमेरिका की जैसी सुपर पावर को डिफीट किया है। जॉर्ज सलीम साहब भी बैठे हुए, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, आप और आप भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा तजज़िया करती हैं। देवर मल्टीपल फैक्टर्स। वो एक रीजनल के जहाँ पे 5 उसके 6-7 इत्तेहादी थे, ईरान ने रिस्पॉन्ड किया तो उनके ऊपर किया। ईरान ने कोई मेन लैंड अमेरिका के ऊपर रिप्लाई बैक नहीं किया, ना उसके पास अभी पावर है। तो ये जो भी फैक्टर्स हैं इसको हम बहुत थ्रैश कर चुके हैं पिछले 3 महीने के अंदर। इसमें जी। अब जो बड़ा पॉजिटिवली एक ईरान की फेवर में चीज़ है चल रही है, 47 बरस के बाद अमेरिका के साथ वो मिलके बैठा है, मल्टीपल स्पॉयलर्स हैं इस वक्त। ईरान को मेरे नज़दीक, लेट मी यूज द टर्मिनोलॉजी जो मैं कहता हूँ, एक हिपोक्रेटिकली डिप्लोमेटिक हो जाना चाहिए। देखिए, इस वक्त एक क्रैक्स नजर आए हैं। इफ अगर अमेरिका और इसराइल के दरमियान नहीं तो ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान क्रैक्स हैं। आप उससे पहले एक्सियोस को जो उसने इंटरव्यू दिया और बताया कि किस तरह उसने बीबी, एवरीवन हेट्स यू, नो वन लाइक्स यू। अभी वैंस ने जो उसके स्टेटमेंट दी कि आपने 80% हमारे बनाए हुए वेपन और हमारे लोगों की टैक्स मनी से इस्तेमाल किए। इन इन क्रैक्स को एक्सप्लॉइट करने का टाइम है। जब आपके दो दुश्मनों और दोनों में लड़ाई फूट पड़ जाए कुछ ना कुछ, तो आपको जो ज्यादा ताकतवर है डिप्लोमेटिकली उसके साथ थोड़ा सा नरम रवैया रखना चाहिए। और मैंने कहा कि ट्रंप की ठीक। स्टेटमेंट तो बदलती रहती है। ट्रंप ने एट द सेम जी। टाइम, आप बताइए कि जी। बीबी के लिए इवन बड़े डर्टी वर्ड चूज किए उसने जो कि मीडिया के ऊपर आए हैं, और बड़े वो उसमें कोई डाउट नहीं है, एक्सियोस की रिपोर्ट गलत नहीं होती है। जी। तो आई जी। थिंक ये टाइम बट है सर इन क्रैक्स को एक्सप्लॉइट इस करने का। पर इस पर एक व्यू पॉइंट सर ये भी है ना कि ये भी जो स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या इनफैक्ट जेडी वैंस की तरफ से दिए जा रहे हैं बीबी नेतन्याहू के लिए, वो भी क्या पोस्टरिंग है, या वाकई इस तरह के स्टेटमेंट्स और इसी तरह की राय अब उनकी कायम हो चुकी है? मिना साहिबा, आप इस चीज़ को अग्री करेंगे कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस जिस तरह के स्टेटमेंट्स अब बीबी नेतन्याहू के लिए दे रहे हैं, ये वाकईतन अब जो सेंटिमेंट्स हैं वो तब्दील हो गए हैं, या फिर ये पोस्टरिंग है? शुक्रिया किरण। बाकी मेहमान जो हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। मैं समझती हूँ किरण कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान तो बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जबकि और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि दोनों ममालिक जो हैं
इसराइल को हम निकाल के अगर दोनों मालिक की इस जंग की बात करते हैं तो एसिमेट्रिक एग्जॉशन है। अमेरिका जो है वो अपनी तरीके से एग्जॉस्ट हुआ है और ईरान जो है अपनी तरीके से एग्जॉस्ट हुआ है, लेकिन वो एग्जॉशन जो है डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने जब प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करते हैं, उनके बयानात की बात करते हैं, तो ज्यादातर हम लोग यही कहते हैं कि नॉन सीरियस बयानात होते हैं या उनके बयानात बदलते रहते हैं। मैं एक बात कहूंगी कि जब ये एमओयू साइन हुआ उसके बाद, जैसे अभी मज़ीज़ मेहमान ने बात की कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के नेतन्याहू के मुतालिक बयानात या जेडी वेंस के इजराइल के मुतालिक बयानात जो थे, और फिर उसके बाद जब लेबनान के ऊपर उन्होंने अटैक किया, स्ट्राइक्स की, वो बयानात वो बहुत अहमियत रखते हैं इस वक्त। और ख़ासकर जब हम स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे टेक्निकल बात टॉक्स हो रही हैं, वो इसलिए कि आप ये देखें अमेरिका जो है इजराइल का एक स्टॉन्च एलाय है। उसको वो वेपन्स तो फराहम करता है और मिलिट्री और इकोनॉमिक फाइनेंशियल सपोर्ट तो करता है। इजराइल वो वाहिद मुल्क है जो ऑडिट नहीं प्रोवाइड करता अमेरिका को, जितनी भी वो फाइनेंशियल और मिलिट्री असिस्टेंस उनकी कर रहे हैं, वाहिद मुल्क है। हालांकि अमेरिका जहां जहां पे जिस जिसकी हेल्प करता है उनसे बाकायदा वो ऑडिट मांगते हैं। सो एक बात ये। दूसरी, अमेरिका में इजराइल लॉबी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। आज मैं लिंडसे ग्राहम की एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि जिसमें वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ उनकी 3 घंटे बातचीत रही। सो ये जो नियो कंजर्वेटिव एक लॉबी है जो इसराइल को सपोर्ट करती है, वो बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में। और मेरे ख्याल में ये बयानात शायद क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद भी अमेरिका किसी हाल में अपनी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम ईरान वॉर में हार गए, तो मेरे ख्याल में ये एक तरह से उनके लिए भी बयानात हैं कि घर में या डोमेस्टिकली उनके लिए अपोजिशन जो है वो ना हो, क्योंकि उन्हें ये जो न्यूकॉन्स मुझे इजाजत दीजिएगा मिनहाज साहिबा, मैं इसी बात को जरा थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी अबसार साहब के साथ। अबसार साहब ये फरमाइएगा, एक तरफ हम ये स्टेटमेंट्स देखते हैं और ये सिचुएशन देखते हैं कि फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा राउंड शुरू होना था, लेकिन जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो इंटरव्यू दिया गया, फिर उसके जवाब में ईरान की तरफ से जो जवाब दिया गया, एंड देन वो दूसरा राउंड अभी शुरू नहीं हुआ। लेकिन अगेन एक और खबर भी हमारे पास जो बड़ी हौसला अफजा आती है, हुसैन कुर्बानजादा जो कि इसी वक्त का हिस्सा हैं, वो जब इरानियन टीवी से बात करते हैं तो वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जो फ्रीज्ड उनके एसेट्स हैं उसके मुतालिक इंतजामी इकदाम कतरी वफ्द की शिरकत से मुकम्मल किए जा चुके हैं, जो मुज़ाकरात के एक अहम नुक्ते पर पेशरफ्त की निशानदही करता है। तो दिलचस्प सिचुएशन है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि जहाँ पर एक अगर एहतजाज हो रहा है, अगर रिफ्ट सामने आ रही है, तो कुछ अच्छा होता हुआ अभी यहाँ से आउटकम दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें जो आपने एसेट्स की बात की है ना कि वो उन्होंने वो किया है, मुझे लगता है ये कतरी साइड जो है इस तरह की खबरें लीक कर रही है, क्योंकि ऑयल सैंक्शंस की भी बात हुई है और उस पर ड्राफ्ट तैयार हुआ है, अभी मुआहिदा नहीं हुआ। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है कि इनके एसेट्स फ्रीज करने का प्रोसेस क्या होगा और फिर इनके जो ऑयल है जिस पे सैंक्शंस है बेचने पे, वो कैसे ये बेच पाएंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है, फाइनल नहीं हुआ। उसके साथ ही थोड़ी देर बाद मैंने ये खबर भी पढ़ी कि ईरान का वफ्द नाराज़ होकर चला गया और छोड़कर चला गया। तो ये दोनों किस्म की खबरें आ रही हैं, आती रहेंगी। लेकिन जो सबसे जो मुस्बत चीज़ है ना वो ये है कि 47 साल बाद अमेरिका और ईरान को पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में आमने सामने इकट्ठे बिठाया। अब उसका दूसरा मरहला है, दोनों आमने सामने बैठ के डायरेक्ट टॉक्स कर रहे हैं, जो ना ओमान करवा सका ना कतर, तो और पाकिस्तान ने वो करवा दिया। ये हो रहा है इस वक्त और यही सबसे बड़ी बात है। टाइम लगे ये मैं आपको बता दूं, सब लोगों को ये पता होना चाहिए और हमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा ये नहीं बताना चाहिए कि कोई बुलेट ट्रेन जा रही है जो 2 घंटे में मंजिल पे पहुंच जाएगी। ये लंबा प्रोसेस और ये चलता रहेगा, कई सालों तक भी चलेगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि अमन रहे, जंग ना हो और
जो आपने हुर्मुज़ है जी। वो खुली रहे, इसराइल कभी लेबनान पे हमला ना करे, कभी गजा पे हमला ना, ये काम ना करे बस। तो बाकी चीजें तय होने में बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जेसीपीओ में भी हमने देखा था तकरीबन 4.25 साल जब मीटिंग्स होती जी। रही, सिलसिला होता रहा, एंड देन उसके बाद फिर एक मुआहदे की तरफ पहुंचा था ये सारा मामला। जॉर्ज सलीम साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सुबह से तमाम एक्टिविटीज़ आप भी देख रहे होंगे एंड कम्प्लीटली अग्री विद अबसार साहब के ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक सिटिंग हुई या दूसरी सिटिंग हुई और उसके बाद मामला हल की तरफ चला गया। तो ये इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी। एक तरफ एहतजाज भी हो रहा होगा, एक तरफ स्टेटमेंट्स भी आ रहे होंगे और फिर कुछ मस्बत चीज़ें भी हमारे सामने आ रही होंगी। सर जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। और ना सिर्फ देखें, ना सिर्फ ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा हिकअप्स भी आएंगे। और जिस तरह अभी तक जितना दुश्वार रास्ता गुजरा है, आगे भी उस किस्म के मुकामात आएंगे। और उसकी 2-3 वजूहात हैं। देखें, एक तो ये कि अमेरिका में भी देखें इसके खिलाफ कितनी आवाज़ें रिपब्लिकन पार्टी से उठ रही हैं। फिर डेमोक्रेट्स तो खैर हैं ही, मुखालफत कर रहे हैं। आगे मिड टर्म्स भी आने हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा ट्रंप पे कि और कोई मेजर कंसेशंस ना दें। और ये कहने को तो टेक्निकल नेगोशिएशंस हैं, लेकिन इसमें बहुत बुनियादी चीज़ें भी तय होनी है। क्योंकि वो जो असल मामला वो तो डॉलर्स एंड डस्ट का ही है। डॉलर्स क्या है, वो जो उनके एसेट्स अनफ्रीज होने हैं, वो जो सैंक्शंस रिलीफ होनी है, और साथ ही साथ वो जो $300 बिलियन की बात है, 24 ऑल्दो कि वो इन्वेस्टमेंट का फंड होगा बेसिकली। दूसरी तरफ डस्ट क्या है, वो जो न्यूक्लियर डस्ट उसको कहते हैं, वो जो 440 किलोग्राम अफजूदा है यूरेनियम 7% तक, साथ ही साथ कोई 2000-3000 किलोग्राम है जो 10% तक है। और फिर वो सस्पेंशन की बात होनी है कि जी सस्पेंशन 0% एनरिचमेंट क्या होगी, कितने अरसे के लिए होगी। ये बहुत बुनियादी चीजें हैं। तो और इसके और जो बाकी भी अपना हुर्मुज़ के मामलात हैं, बाकी जो, क्योंकि अभी तक तो सारा कुछ अबूरी है ना, कंडीशनल है। वो कर रहे हैं जी इतने दिनों के लिए खोल रहे हैं, वो इतने दिनों के लिए जो ब्लॉकेज हटा रहे हैं, वो भी जाहिर है कंडीशनल है इन मुज़ाकरात के नतीजे पे। इसी तरह बाकी चीजें भी, जो एसेट्स की अनफ्रीजिंग है, सैंक्शंस रिलीफ है, वो भी अभी अबूरी है। एक तो ये भी होगा। दूसरी तरफ देखें जो ईरान के अंदर भी, वहां पे भी देखें आवाजें, हालांकि बड़ी फेवरेबल टर्म्स हैं बाज़ाहिर ईरान के लिए, लेकिन वहां पे भी आवाजें इसके खिलाफ उठी हैं। और वो खुद जो सुप्रीम लीडर ने कहा है कि जी मैं तो नहीं करना चाहता था इस तरह, वर्ड्स टू द इफेक्ट कि मेरा तो व्यू कुछ और था, लेकिन मैं सदर के कहने पे ये कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी उसमें भी उन्होंने एक किस्म की वो कंडीशनल कर दिया उसको। साथ ही साथ फिर ये देखें कि इसराइल जो है इतना बड़ा स्पॉइलर है, और इसराइल की जो सियासत है वो भी असरअंदाज होगी इस पे। अभी जिस तरह ये लेबनान का मामला हुआ है, और फिर आगे, क्योंकि इसराइल में सिर्फ ये लेबनान का मामला नहीं है, इसराइल में बहुत ज्यादा इस चीज के खिलाफ एक नजरियाती जो है ना इख्तिलाफ है कि जी ईरान को किसी किस्म की भी बहुत ज्यादा एसेट्स दे दिए जाएं, या किसी किस्म की भी इस किस्म की उनको रिसोर्सेज मिलें जो समझते हैं कि वो फिर खर्च करेगा ईरान अपनी मिलिट्री बिल्डअप पे और जाहिर अपनी प्रॉक्सीज के ऊपर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी भी इसमें बहुत मुश्किल मुकामात आएंगे, और इसलिए पाकिस्तान का रोल बहुत अहम रहेगा। जो मीडिएटर्स हैं पाकिस्तान, और फिर जाहिर है किसी हद तक कतर, ये मीडिएटर्स जो हैं, जितना इनका रोल अभी रहा है उसी तरह आगे भी उतना ही अहम रहेगा। लेकिन साथ ही साथ जाहिर है कि देखें हमें होपफुल होना चाहिए, बिकॉज विन विन सिचुएशन इसी से क्रिएट होगी। जो इसका अल्टरनेटिव है वो दोनों फिल्कों के लिए भी कोई अच्छा नहीं है। और मेरा ख्याल है वो सबसे बड़ी चीज है जो उनको रोकेगी उस तरफ जाने की तरफ। और साथ ही साथ फिर बाकी खिते के लिए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सर। और फिर क्योंकि डिफरेंट वहाँ पर इस वक्त मीडिया, इजरायली मीडिया भी मौजूद है, पाकिस्तानी मीडिया भी मौजूद है, ईरानी मीडिया मौजूद है, अमेरिकन मीडिया मौजूद है, तो मुख्तलिफ ख़बरें जो हैं उसका भी फ़्लो है। अभी अमरीकी हुकाम ने एक्सियोस से बात की और उन्होंने बताया है कि ईरानियन डेलीगेशन जो है वो कहीं नहीं गया है, वो वहीं पर ही मौजूद है और उनके साथ बातचीत हो रही है। इनफैक्ट होपफुल तो हम भी यही हैं और चाहते भी यही हैं कि बातचीत का अमल चलता रहे, बातचीत होती रहे, ताकि कुछ ना कुछ ज़रूर मस्बत नताइज निकले और मुआहदे तक ये बात जाए। टाइम जितना भी लगता है वो यकीनन देखना होगा। आप तमाम मेहमान साथ मौजूद हैं, ट्रांसमिशन हमारी जारी है। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है क्योंकि इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे, टेक्निकल लेवल के डायलॉग्स हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान। मुख्तलिफ ख़बरें आ रही हैं। अब तेल के हवाले से अभी कुछ बताया जा रहा है कि कुछ आर्जी इस्तिस्ना जो है वो ईरान को दिया जा रहा है। जैसे ही हमारे पास इसकी कन्फर्म इत्तला आती है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जौहर सलीम साहब, जिस तरह से अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या निकलता है आज के दिन का जो है वो क्या खुलासा निकलता है इस मुज़ाकरात से, स्टेबल टॉक से, आपको क्या लगता है आज
कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, एक तो खैर बहुत अहम दिन था कि देखिए शुरू हो गए, ये भी बहुत अहम है, क्योंकि इससे पहले ईरान का ये थ्रेट कर रहा था कि जी अगर लेबनान की सिचुएशन वो कंट्रोल में नहीं आती तो फिर वो शायद ना आए। तो वो मसला तो देखें अबूर हो गया, वो मरहला तय पा गया। अब ये जो आप इस्तिस्ना की बात कर रही हैं और ये जो एसेट्स की अनफ्रीजिंग की बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि खसूसन ये जो इस्तिस्ना की बात है, जो एक्सपोर्ट जो उनको रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको जो लूसन करना है या उनको एग्जम्पशन देनी है, वो हो जाएगी। वो इसलिए होगी कि वो तो अमेरिकन भी चाहते हैं, वो सारे ये चाहते हैं, क्योंकि तेल की कीमतें सब कम देखना चाहते हैं, और कम तभी होंगी जब ये एकदम उनके ऊपर से एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हटा लिए जाएंगे। तो लेकिन ये भी ईरान की एक जो सी है ना, उनका दरीना मुतालबा था, वो पूरा होगा। तो मैं समझता हूँ कि आगाज अच्छा है और अहम है। ये बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है, एक तारीखी दिन है, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। यहाँ तक पहुंचना बहुत से लोगों को नामुमकिन लग रहा था, लेकिन अब शुरू हो गए हैं मुज़ाकरात, और फिर पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। और वो बहुत अहम है इसलिए कि पाकिस्तान ही इससे पहले ये प्रोसेस जो था कई बार ब्रेकडाउन के नज़दीक था। कई बहुत मुश्किल तरीन मराहल आए जहाँ पे लगता था कि अभी जंग हुई कि अभी हुई। कभी स्ट्राइक्स होती थी, कभी काउंटर स्ट्राइक्स होती थी, कभी जो है बहुत ही ज़्यादा बयानात जिस तरह के सख्त आते थे, सिविलाइजेशन तबाह करने की बातें होती थी। तो उस सब के बावजूद इधर तक लाए, और अब इसमें पाकिस्तान शामिल है और कतर भी शामिल है। तो उससे वो भी मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस को आगे जो लेके जाना है उसमें बहुत अहम होगा, खसूसन पाकिस्तान का होना। तो इसलिए देखें, जो है ना, सो फार सो गुड मैं कहूँगा, अभी तक बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें चैलेंजेस नहीं आएंगे, बहुत से चैलेंजेस आएंगे इसमें, क्योंकि अभी भी जाहिर है, जिस तरह मैंने कहा, कि जो दाखिली सियासत है अमेरिका की, जो दाखिली सियासत है ईरान की, जो सियासत है सारी, दाखिली सियासत इसराइल की, और सिर्फ दाखिली सियासत नहीं, उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनकी तो एक मोर द ग्रास पॉलिसी है बड़ी दरीना। वो तो चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, क्योंकि समझते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहने से जो इसराइल के जो एडवर्सरीज हैं, उनके जो हरीफ हैं, कॉन्फ्लिक्ट चलते वो रहना कंटेन रहते उनको हैं। फेवर करता है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। आपने पाकिस्तान के हवाले से बात की ना, तो जरा इसी कोई आगे बढ़ाते हुए मिनाज साहिबा ये फरमाइएगा, जिस तरह से अभी हमने रिसेंटली देखा था, जब ये इस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज हुआ था, तो फिर भारत को यहाँ तक अमेरिका ने कहा कि ठीक है वो रशिया से ऑयल ले सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान के ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के हवाले से भी मुआहदा हुआ, फिर ऑयल के हवाले से भी मामलात हैं। तो क्या यहाँ पर आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इस तरह की कोई जो है वो रिलीफ मिल सकता है, ईरान के साथ मामलात आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि अगर मैं भारत की मिसाल आपको दे रही हूँ, तो फिर मेरे सामने एक और मिसाल ये भी मौजूद है कि जो चाइनीज कुछ कंपनीज के ऊपर ईरान के साथ हथियारों के हवाले से जो कुछ पाबंदियां लगाई गई, वो मैंने लिफ्ट नहीं की है। तो आपको नजर आता है कहीं कि पाकिस्तान के साथ कोई बेहतर मामला हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने अब तक एक बहुत डिप्लोमेटिक रोल की, जब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रोडक्टिव रोल पाकिस्तान ने प्ले किया है। इसमें पाकिस्तान को देखें, नंबर वन तो भी हो जाता है कि आप खित्ते में अमन चाहते हैं। वो ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल में ना सिर्फ पाकिस्तान का है, बाकी बल्कि जितने भी बाकी खित्ते में ममालिक हैं, उन सब का यही एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरी ये है कि आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब बंद हो जाता है, बहुत से ममालिक जिनके लिए ये एक पैसेज है ट्रेड का भी, हर किस्म की आमदोरफ्त का भी, वो इससे मुतासिर होते हैं। साथ साथ में पाकिस्तान और साउथ एशिया की अगर हम बात करें, तो वो भी इससे मुतासिर इस तरह से हो रहे थे, और इससे पहले भी, कि अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से ईरान के साथ ईरान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन पे इंडिया ने पहले हाथ उठाए। पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि इस पे कुछ ना कुछ अमल जारी रखे। अभी ये हो जाएगा कि हम बहुत आज़ादी से मैं कहना चाहूंगी कि ये जो पाइपलाइन है, हम उसके ऊपर काम कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि थ्रू ईरान आप देखें कि हमारा एक्सेस और कितने ममालिक और खित्तों तक हो सकता है। सो मैं समझती हूँ पाकिस्तान, और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ईरान के लिए, साथ साथ में पाकिस्तान से गुजरने वाले जितने भी, चाहे वो इंडिया हो, उनको भी ये फायदे में आएगा कि यहाँ पे अमन हो जाए, और ये ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन
इसका काम शुरू होता है तो इससे इस खित्ते के साउथ शुरू हो एशिया जाए। के बाकी ममालिक भी उस तरह से फायदा होगा। फ़ायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा साजिद साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है, इसराइल की हर्बी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक सर्वे किया और इस सर्वे में बेशतर इसराइलियों का मानना है कि ये जंग ईरान जीत गया है और उनका मानना है कि इसके नतीजे में ताकतवर बनकर उभरा है। तो जहाँ तक हम उनके स्पॉइलर किरदार की बात करते हैं कि वो हर लिहाज से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो डील हो रही है, जो मुआहदे की तरफ मामला जा रहा है, ये ख़राब हो, लेकिन उनके अपने मुल्क में एक तासुर बनकर उभर रहा है कि इसराइल जो है वो कमज़ोर हो रहा है और उसके मुकाबले में ईरान एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरा है। जी, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। इस तरह से कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस कंपल्शंस के साथ, मैं फिर कहूँगा कि अमेरिका ने ये एक हिमाकत वाली जंग में घुसा और लड़ने की कोशिश की है, उसमें डेफिनेटली ईरान को एज हासिल हुआ है, लेकिन उसकी मल्टीपल रीजंस है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि ये इल्यूजन ईरान को नहीं होना चाहिए कि उसने मिलिटरीली अमेरिका को डिफीट किया है। दैट्स ए ह्यूज पावर एंड दे हैव लॉट टू डू। वो ये अरब मुल्कों की मदद के बगैर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि उसको अब पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर, जैसे जौहर साहब ने कहा, कि बैठना ही बड़ी पॉजिटिव बात है, दोबारा आना और यहाँ से आगे हिकअप्स आते रहेंगे। यस, वो जो देखिए, मैं फिर कहूँगा कि ये स्टेट ऑफ इजराइल या स्टेट ऑफ दरमियान में कोई वो बहुत बड़ी चेंज नहीं आई है। मैं कहता हूँ कि ये दो शख्सियात के दरमियान में, नेतन्याहू जो है, बेंयामिन नेतन्याहू, ये हमेशा हर इजरायली प्राइम मिनिस्टर की तरह समझते रहे कि जो हम कहेंगे वो अमेरिका का करना होगा। यहाँ पे उनको एक नार्सिसिस्ट से वास्ता पड़ गया पहली मर्तबा। एक ऐसा सदर आया जो कहता है कि जो मैं कहता हूँ, अभी कल ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है, अभी आपको ईरान की स्टेटमेंट जो ईरान के बारे में, वो तो आपने अभी बोली है, लेकिन कल उसने कहा था कि जो मैं कहूँगा वो इजराइल करेगा। तो उसकी वजह से बिल्कुल एक, जिसको मैं फिर कहूँगा, क्रैक्स नजर आए हैं और वो उसकी वजह से इजराइल की फिलहाल हमें जो नजर आ रहा है कि उसको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही, क्योंकि डेस्परेटली ट्रंप अब चाहते हैं कि ये चीज आगे बढ़े। और जी ठीक। मैं अब जी जी अब अपना स्ट्रेटेजिक ओपिनियन नहीं देना चाहता कि इट्स एट दैट लेवल, इट इज चाइना जो है वो बहुत बड़ा इसमें उसका रोल है बिल्कुल सारी खेल ठीक। में। सर, मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, लेकिन यही जिस सर्वे का मैं आपको हवाला दे रही थी, 0.9% जो इसराइली है वो ये मानते हैं कि जो तवील मुद्दती सिक्योरिटी है वो कमजोर हुई है इसराइल की। इस बात को मजीद कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रांसमिशन हमारी जारी है। इत्तलात, मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं। एक तरफ ये भी इत्तला आई कि कुछ एहतजाज वगैरह किया गया और एहतजाज करके फिर अमरीका, जो ईरानियन डेलीगेशन है वो चला गया, लेकिन फिर अमरीकी हुकाम ने एक्सियोस को इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो कहीं नहीं गए, वो वहीं पर ही मौजूद है और उनके साथ बातचीत इस वक्त चल रही है। ब्रेक से पहले अबसार साहब, हम इसराइल के हवाले से बात कर रहे थे और उसके सर्वे का मैंने एक हवाला दिया था। इसी सर्वे में 82.9% इसराइली ये कहते हैं कि इसराइल की तवीलुल मुद्दती सिक्योरिटी कमज़ोर हुई है और अब अमरीकी हुक्मरान ये भी जिस तरह से ताने बाकायदा तौर पर दे रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमरीकी टैक्स पेयर अदा कर रहे हैं और आप हमें आंखें दिखा रहे हैं। तो ये मैं बार बार ये सवाल उठा रही हूँ कि ये सिर्फ फॉस्टरिंग हो रही है या वाकई अब ये जो सेंटिमेंट्स हैं ईरान के इसराइल के हवाले से वो अमरीका में तब्दील हो गए हैं? देखिए, अमेरिका में तब्दीली तो आई है, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन की हम मेरे ख्याल पहले बात कर चुके हैं इस पर। जी। तो यंग जनरेशन में तब्दीली आई है, लेकिन जो इसराइल के अंदर तब्दीली आ रही है ना, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस सेंस में कि वहाँ के जो इंतहा पसंद एलिमेंट्स हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं नेतन्याहू पे, और जो अमन पसंद है वो भी कर रहे हैं तनकीद नेतन्याहू पे। इंतहा पसंद कह रहे हैं तुम नाकाम हुए, अमन पसंद कह रहे हैं कि तुमने पूरी दुनिया का अमन ख़राब कर दिया और हमारी ज़िंदगियाँ भी ख़राब कर दी। तो अगला इलेक्शन उसका जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है। साथ अब अगर वो इलेक्शन ना जीता तो वो सीधा जेल में जाएगा। सिर्फ वो जेल में नहीं जाएगा बल्कि उसके जो इंतहा पसंद वज़रा हैं वो भी जेल में जाएंगे। तो लेकिन इसके साथ इशू ये है कि अब इसराइल ने जो लबनान पे कब्ज़ा किया हुआ है वो कैसे छोड़ा जाएगा और उसको कैसे अलग होगा। तो अभी मैं देख रहा था जो टिकर्स अभी चल रहे हैं नीचे आपके, कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप
एक अमन पसंद शख्सियत हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर अल्लाह करे ये सारा मामला ठीक हो जाएं और पीस हो जाए, मुस्तकिल पीस हो जाए, और जो अब टेक्निकल टॉक्स हैं जो रुक गई हैं, फिर जो खबर आ रही है वो दोबारा हों और मामला तय हों वो भी, तो फिर नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिलेगा? सोचिए आप, कितने कैंडिडेट्स हैं। देखें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्रेसिडेंट ट्रंप, शहबाज शरीफ और बाकर कालीबाफ या आयतुल्ला खामेनाई भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके कतरी वजीर आजम जी, कतरी वजीर आजम भी कतरी वज़ीर आज़म भी नहीं, वो नहीं मेरा ख्याल, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा डोमिनेंट वो नहीं रहा रोल, अभी आके हुआ है वो भी, ज़ाहिर अब उन्हें नज़र आया, वरना पहले तो वो किसी और तरफ खड़े थे। तो मैं ये सोचता था कि क्या मुश्तरका दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्योंकि देखिए आयतुल्ला खामेनाई साहब ने बड़ा एक इस सेंस में उन्होंने, हमने अभी पहले कुछ देर पहले बात भी की थी कि उन्होंने कहा है कि मैं मुत्तफिक नहीं, लेकिन मैंने फिर भी किया। उनके देखिए वालिद साहब को शहीद किया गया, उनकी वालदा को शहीद किया गया, उनकी वाइफ भी मेरा ख्याल उसमें शहीद हुई हैं, उनकी बेटी भी शहीद हुई है, तो और भाई भी शायद कोई था उनका। तो इतने ख़ानदान के करीबी लोगों की शहादत के बाद उनको वो मनसब मिला, ख़ुद भी ज़ख्मी थे, शदीद ज़ख्मी, और फिर भी उन्होंने अमन की बात की और उन्होंने एक ऐसे मायदे को गो हेड दिया जिस पे वो मुत्तफिक 100% नहीं थे। तो मेरा ये अमन के लिए उनकी भी, तो मेरा, और आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें तो पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया का मीडिया कर रहा है, तो और साथ फिर जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी, तो देखते हैं। आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया वैसे। क्या? जिसके बारे में सारी दुनिया सबसे ज्यादा बात करेगी, आई थिंक फिर वही डिजर्व करता है। एक को देंगे, एक से ज्यादा को भी दे सकते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि जो जिनकी सबसे ज्यादा बात हो रही है पर डिजर्व तो वही करता है। लेकिन आप देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि एक शख्स, एक जर्नैल जो इंडिया से जंग जीता, जंग की ना, जीता जंग, और उस जंग के जीतने के नतीजे में उनकी प्रमोशन हुई फील्ड मार्शल के ओहदे पे, और फिर वो फील्ड मार्शल जो है वो दुनिया में पीस मेकर बन गया। ये एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है वैसे। बिल्कुल ऐसा होता नहीं है, लोग ज़्यादा पीस नोबेल पीस प्राइज़ ज़्यादा उन लोगों को मिले हैं जो नॉन मिलिट्री लोग थे। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बात है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो बहुत लोगों को मारा भी है। देखें ईरान पे, लेकिन एक कमेंट मेरा भी अफसार साहब कि यहाँ पर भी जंग उन्होंने जब जीती जब जंग हम पर मुसल्लत की गई। हमने खुद जंग का आगाज नहीं किया था, हम पे मुसल्लत की गई थी तो फिर हमने बताया। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अफसार साहब, थैंक यू सो मच दिया आपने। और ये समा की जो ट्रांसमिशन है आपको सुबह से आगाह रखा हुआ है, आगे भी मुसलसल इसी तरह से आगाह रखते रहेंगे। मुझे और अफसार साहब को यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।